नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्ण भाग 2 में वर्ण के प्रभाव, वर्ण परिवर्तन, वर्ण प्रतिस्थापन के सिद्धांत तथा वर्ण नियोजन पर चर्चा करेंगे। वर्ण प्रभाव रंगों के मानसिक प्रभाव होते हैं जिनका हमारी भावनाओं के साथ संबंध होता है और वर्ण उनको उद्वेलित करने की शक्ति रखते हैं। अर्थात वर्णों का हमारे मस्तिष्क पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। इस प्रकार रंग में वह गुप्त ऊर्जा होती है कि वह एक अनंत गतिशीलता प्रदान कर सकती है। अतः किसी भी चित्र में रंग भरते समय वर्ण के इस प्रतीकात्मक मूल्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। वर्ण के किन्हीं प्रभावों के कारण साधारणतया इन्हें ऊष्म शीतल रंगों के बीच बांटते हैं। जिन रंगों की तरंग गति बहुत अधिक होती है और जो सूर्य तथा आग के रंगों के समीप होते हैं तथा जिनको बहुत देर तक देखने से नेत्रों को कठिनाई अनुभव होने लगती है, वे ऊष्म रंग की श्रेणी में आते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि रंगों के ऊष्म होने में उनकी तरंग गति का अधिक होना मायने रखता है। ये नहीं कि रंग को आपने गैस पे गर्म किया तो वो गर्म रंग हो गया, ये कदापि नहीं है। ऊष्म रंग या गर्म रंग वो होते हैं जिनकी तरंग गति बहुत अधिक होती है। ऊष्म रंगों की श्रेणी में पीला, नारंगी, लाल आदि आते हैं। इनके विपरीत जिन वर्णों का संबंध प्रकृति की हरियाली, पर्वतों, बर्फ, जल और आकाश आदि से है, उनका प्रभाव भी शीतलता प्रदान करता है तथा उनसे नेत्र देर तक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वे शीतल रंगों की श्रेणी में आते हैं, जैसे नीला, हरा, पीत हरा आदि। अपने इन्हीं प्रभावों के कारण ऊष्म रंग अग्रगामी तथा शीतल रंग पृष्ठगामी प्रतीत होते हैं। ये है वास्तव में उनकी तरंग गति के कारण होता है। बाल्यावस्था से ही रंगों के प्रति रुचि तथा आकर्षण होने से मानव पर वस्तुगत तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होने लगते हैं। साधारणतः रंगों के विभिन्न प्रकार होते हैं, प्रभाव होते हैं। आइए यह जानते हैं कि विभिन्न रंगों के किस तरह से प्रभाव होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लाल रंग। लाल रंग उत्तेजना, प्रसन्नता तथा उल्लास, विप्लव, राष्ट्र प्रेम, युद्ध, भय, शंका, क्रोध, घृणा, उष्णता, प्रेम, कामुकता तथा आवेग, ओज, अराजकता आदि को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करने के काम में लिया जाता है या इसका स्वभाव इन सभी गुणों से संबंधित होता है। संक्षेप में तीव्र भावनाओं का स्पष्टीकरण इस रंग के माध्यम से संभव हो सकता है। इसी कारण यह रंग गर्म कहलाता है। दूसरा है पीला रंग। यह रंग प्रसन्नता, गर्व, प्रफुल्लता, प्रखरता, ताप रहित ऊष्मा, प्रकाश, ओप तथा चमक, बुद्धिमत्ता, समीपता आदि को प्रदर्शित करने के काम में लिया जाता है और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव इन्हीं के अनुसार होता है। यह भी गर्म प्रभाव वाला रंग माना गया है। नीला रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, रात्रि एवं आकाश आदि, निराशा, दुख तथा मलिनता, मानसिक अवसाद, उद्विग्नता, स्थिरता तथा दृढ़ता आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है या उसका प्रभाव छोड़ता है। यह शीतल प्रकृति का रंग माना गया है। हरा रंग। हरा रंग शीतलता तथा विश्राम, सुरक्षा, मनोहरता, बसंत, प्रजनन तथा विकास, प्रफुल्लता एवं प्रचुरता, ईर्ष्या, अशक्तता आदि का प्रतीक होता है।
या इस तरह के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जुड़ा हुआ है, यह भी शीतल रंगों की श्रेणी में आता है। नारंगी, नारंगी रंग ज्ञान, वीरता, प्रेरणा, लपट आदि को प्रदर्शित करता है और उस तरह का इसका स्वभाव होता है। बैंगनी रंग का स्वभाव राजसी, सम्मान, रहस्य या मृत्यु तथा श्वेत का शांति, एकता, स्वच्छता, उज्ज्वलता, श्याम रंग का अवसाद, अंधेरा व भय, बुराई आदि से संबंधित होता है। तो ये थे रंगों के अपने स्वभाव और उनके प्रभाव। अब बात करते हैं वर्ण परिवर्तन के बारे में। वर्णों की संगति का अध्ययन करने से पूर्व रंगों में प्रकट परिवर्तन को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका अध्ययन प्रयोगात्मक आधार पर किया जाना चाहिए। ये वर्ण परिवर्तन किस प्रकार या किन कारणों से होता है, आइए जानते हैं। एक ही समय में होने वाला रंगत में अंतर किस प्रकार आता है। यदि दो या अधिक रंगों को एक दूसरे के पास पास लगा दिया जाए तब वे अपने हल्के पूरक रंगों से गिरने लगता है। उदाहरणार्थ, यदि आप इसे करके भी देख सकते हैं, यदि पीला रंग लाल रंग की पार्श्वभूमि पर लगा दिया जाए तो पीले रंग पर हरा व लाल पर बैंगनी प्रभाव आने लगेगा, क्योंकि लाल का पूरक हरा है व पीले का पूरक बैंगनी है। एक ही समय में होने वाला रंग के मान में अंतर। यदि हल्का रंग उसी रंग की गहरी पृष्ठभूमि पर लगाया जाए तो वह हल्का वर्ण और हल्का तथा गहरा वर्ण और गहरा प्रतीत होगा। हल्के नीले रंग को विभिन्न गहरे नीले की पृष्ठभूमि पर लगाकर भी देखना चाहिए। एक ही समय में होने वाला सघनता में अंतर। यदि हम कम सघनता वाले रंग को एक रंग के अधिक सघनता वाली पृष्ठभूमि पर रखें तो दोनों ही अपनी अधिक चमक लिए होंगे। जैसे हल्का धूमिल नीले गहरे धूमिल नीली पृष्ठभूमि पर। इसी प्रकार से अन्य रंगों के भी प्रयोग करने चाहिए। आप इसे करके देख सकते हैं तथा इनके आकार में अंतर करके भी रंगों का अध्ययन आपको करना चाहिए। रंगों के इस प्रकार के प्रभाव अध्ययन रंगत तथा सघनता को साथ साथ लेकर भी हमें प्रयोग करना चाहिए। प्रसारित प्रभाव, स्प्रेडिंग इफेक्ट्स। एक रंग सफ़ेद पृष्ठभूमि में गहरा लगेगा और वही रंग काली पृष्ठभूमि में चमकदार लगेगा। आप इसे आजमा के देख सकते हैं। यदि इसी रंग को दूसरे पूरक रंग की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो प्रभाव भिन्न होगा। ऐसा प्रकाश तथा पृष्ठभूमि द्वारा अक्षपटल पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण होता है। पृष्ठभूमि का विरोधी रंग मध्य में स्थित वर्ण के साथ मिश्रित होकर ये प्रभाव उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं क्रमिक विरोधाभास की। जब दर्शक चित्र में किसी आकर्षक वर्ण को देखकर दूसरे वर्ण की ओर दृष्टिपात करता है तो प्रथम वर्ण का प्रभाव दूसरे वर्ण को प्रभावित कर देता है। इसे क्रमिक विरोधाभास कहते हैं। जैसे हम पूर्ण प्रकाश से कमरे में जाएं तो कुछ क्षण के लिए कमरे में अंधेरा छाने लगेगा। यह आप सभी ने अनुभूत किया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी करके देखें, आपको इसका प्रकट रूप में पता लग जाएगा। परिणाम तथा दूरी का प्रभाव। कोई वर्ण संयोजन जो छोटे परिणाम में अच्छा लग रहा है, छोटे से अगर आपकी छोटी नोटबुक में आपने उसको बनाया है तो वहाँ आपको बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन बड़ा होने पर या बड़े कैनवास पे बड़े चित्रपट पर अगर आप उसको बनाते हैं तो उसका सीमित प्रभाव हो सकता है वो उतना अच्छा ना लगे जितना कि वो छोटे कागज़ पर लग रहा था, छोटे धरातल पर बनाने पर लग रहा था, क्योंकि वर्ण का उनके आकार के परिणाम के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। इसी प्रकार एक रंग संयोजन यदि समीप से अच्छा भी लगा तो दूरी से उसका प्रभाव मंद भी हो सकता है, या हो सकता है दूरी से का प्रभाव और अच्छा हो जाए।
अब है पोत प्रभाव। पोत का मतलब आपको मैंने बताया था पहले भी, टेक्सचर। किसी वस्तु को जब हम हाथ लगा के देखते हैं तो उसका जो स्पर्श हमें उसके सतह की जानकारी देता है उसे पोत कहते हैं। यदि हम एक ही रंग की खुरदरी चिकनी सपाट तथा सूखने वाली सतहों पर लगाएं तो हम उस रंग की अनुभूति धरातलीय प्रभाव के कारण भिन्न भिन्न पाएंगे। इसी प्रकार यदि एक ही रंग का प्रयोग एक ही धरातल पर भिन्न भिन्न पोत में किया जाए तो एक ही सतह पर विभिन्न प्रभावों का निर्माण हो सकता है। वर्ण प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। रंगों का चित्र में प्रतिस्थापन या प्रवेश शरीर में आत्मा के समान होता है। यह चित्र का बहुत ही मुख्य पक्ष है। हम वर्ण प्रतिस्थापन प्रक्रिया में विभिन्न संभावनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम इस समय रंगों को पेंटिंग्स में लगाने के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। पहला सिद्धांत है पुनरावृत्ति। ये अनेक हो सकते हैं लेकिन हम यहाँ कुछ वर्गीकृत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं या उन्हीं पर चर्चा करते हैं। पहला है पुनरावृत्ति। एक ही रंग का चित्र भूमि पर आवृत्ति के द्वारा बार बार प्रयोग करने पर यह प्रवाह आता है। दूसरा है परिवर्तन। किसी भी रंग में सफ़ेद, काले, धूमिल तथा अन्य कोई रंग आदि में मिश्रण रंगीय एक रस्ता से छुटकारा पाकर चित्र में वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। श्रेणी विभाजन। वर्ण का विभिन्न उपायों द्वारा श्रेणी विभाजन कर एक संगति में लगाना ही इस प्रक्रिया का उद्देश्य है। चौथा है संगति। वर्णों का पारस्परिक संबंध है, अतः उचित तालमेल करना संगति के अंतर्गत आता है। विरोधाभास। रंगों के विरोधी गुण के आधार पर चित्रभूमि में जो प्रबल सक्रियता उत्पन्न होती है वह विरोधाभास कहलाता है। रंगत, तान तथा सघनता के विरोधी स्वभाव, रंगों की ऊष्मता तथा शीतलता, पूरक रंगों का विरोध, परिणाम, आकार, दूरी, धरातलीय विरोधाभास आदि के आधार पर इस प्रक्रिया का प्रयोग हो सकता है। छठा है सहयोग। एक वर्ण को प्रमुख तथा दूसरे को प्रधान रखकर भी चित्र में वर्ण सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। सातवां है संतुलन। वर्ण का विभाजन चित्रभूमि पर ऐसा हो कि दृष्टि का चित्र असंतुलित दिखाई न दे। जब हम देखें किसी चित्र को तो वर्ण का विभाजन चित्रभूमि पर इस प्रकार हो कि वो हमारी आँखों को असंतुलित न लगे, हर चीज़ पूरी तरीके से अनुपात में और बैलेंस्ड लगे तो आँखों को सुलभ लगेगा। वर्ण नियोजन। वर्ण नियोजन की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। पहली है वर्ण शून्यता। इसमें केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, सफ़ेद और सिर्फ काले रंग का, और इसमें अन्य किसी रंग का प्रयोग नहीं किया जाता। एक वर्णीय। इसमें किसी एक रंगत में श्वेत तथा श्याम के मिश्रण से प्राप्त विभिन्न तान का प्रयोग चित्र में करना एक वर्णीय पद्धति के अंतर्गत आता है। यहाँ केवल एक ही रंग का प्रयोग होता है। तीसरा है प्रखर तथा मंद वर्ण नियोजन। इसके अंतर्गत रंगतों की हल्की तान का चुनाव किया जाता है, अधिक मान वाली रंगतों का नहीं। बहुवर्णीय नियोजन। इस पद्धति में विभिन्न रंगतों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वह वर्ण नियोजन चित्रकार की परिपक्वता तथा अनुभव के आधार पर ही सफल हो सकता है। अर्थात बहुत सारा अनुभव आपको इस क्षेत्र में चाहिए, तभी जाकर के आप बहुवर्णीय नियोजन को ठीक से अंकित कर पाएंगे, उसका नियोजन कर पाएंगे। समीपस्थ वर्ण संगति। वर्णचक्र। वर्णचक्र में जो रंगतें आसपास हैं और एक ही परिवार की हैं
उनका चयन इस वर्ण संगति के अंतर्गत आता है, जैसे नीला, नारंगी, पीला, नारंगी, लाल। ये 3 रंग एक ही फैमिली के हैं और वर्ण चक्र में पास पास हैं। इसीलिए इनका प्रयोग करके जो चित्र की रचना होगी उसे समीपस्थ वर्ण संगति वाला चित्र कहा जा सकता है। पूरक रंग, वर्ण चक्र में जो रंग एक दूसरे के आमने सामने पड़ते हैं वे पूरक रंग कहलाते हैं। ऐसे रंगों का चयन इस रंग योजना के अंतर्गत आता है, जैसे लाल, हरा, पीला तथा बैंगनी। लेकिन यदि ये पूरक रंग एक ही मान तथा सघनता के हैं तो वर्ण विसंगति उत्पन्न हो जाएगी। पूरक रंग योजना एक से अधिक पूरक रंगों की भी हो सकती है। अगला है समीपस्थ पूरक वर्ण नियोजन। इसके अंतर्गत पूरक युगल तथा पूरक के दाईं और बाईं ओर के समीप वाला कोई भी एक रंग आता है, जैसे लाल तथा हरा, पीला, नीला, बैंगनी तथा नारंगी में से एक। अगला है खंडीय पूरक वर्ण नियोजन। इसके अंतर्गत कोई भी एक वर्ण और उसके पूरक वर्ण के दाईं ओर वाले दोनों वर्ण आते हैं, जैसे पीला, लाल, बैंगनी तथा नीला, बैंगनी। अब त्रयी, यदि हम अपने वर्णचक्र पर कोई समत्रिबाहु त्रिभुज चक्र के केंद्र बिंदु से घुमाएं तो त्रिकोणों को स्पर्श करने वाले वर्ण इस नियोजन के अंतर्गत आएंगे, जैसे तीनों मुख्य रंगतें अथवा तीनों द्वितीय रंगतें आदि। तो इस प्रकार आज हमने वर्ण का अध्याय संपूर्ण किया है। आप इसे सुनते रहें, समझते रहें और जानते रहें कला तत्वों के बारे में। धन्यवाद।